क्लास के सभी बच्चे ध्यान दें। आपके क्लास में हिंदी तो पूरा चैप्टर पढ़ाई हो चुका है, लेकिन अब बारी है इसका रिवीजन का। जितना अधिक आप रिवीजन करेंगे उतना ही अधिक आपका नंबर आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग हिंदी का पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा का रिवीजन करेंगे। इस को देखने के बाद आपका फुल रिवीजन हो जाएगा। जो बात क्लास में समझाना आसान नहीं है वो यहाँ डिजिटल माध्यम से आप समझ जाओगे। इसको देखने के बाद आप पहले पाठ से आने वाले सभी प्रश्नों को हल कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं। यह गोधूली भाग 2 कक्षा 10 बिहार बोर्ड के लिए यह पाठ है हिंदी का पहला, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पूछता है सबसे पहले, किसी भी पाठ के लेखक कोई होता है जो उस पाठ को लिखता है। तो हाँ, इस पाठ के लेखक भीमराव अंबेडकर। इस पाठ के लेखक है भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। देखो, पूछता है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। सबका कहीं ना कहीं जन्म होता है, जैसे मेरा जन्म छपरा में हुआ है। आप बताइए आपका जन्म कहाँ हुआ है, ठीक, कमेंट बॉक्स में। और ये भी बताइए कि आप किस गांव, शहर या किस कस्बे या किस ज़िले से हमें आप देख रहे हैं। चलो देखते हैं। इनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। दलित मतलब पिछड़े हुए परिवारों में। ठीक है, ये काफ़ी पिछड़े परिवारों में इनका जन्म हुआ था। तो भारत में इन्हें शिक्षा ग्रहण करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे मान लो हम लोगों के क्लास में कोई एक नीच जाति जैसे डोम चमार आकर बैठ जाए, तो क्या आप लोग वहाँ पढ़ पाओगे? नहीं। ये समाज आज भी जाति प्रथा को मानता है। और हाँ, तो इन्हें भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसलिए यह भारत से दूर विदेशों में जाकर अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की। उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने अध्ययन करने के लिए अमेरिका और इंग्लैंड तक गए थे। ठीक है, ये पूछता है आपके एग्जाम में कि भीमराव अंबेडकर शिक्षा प्राप्ति के लिए कहाँ गए, तो अमेरिका और इंग्लैंड गए थे। ठीक, कुछ समय इन्होंने स्वदेश में विदेशों में वकालत का भी काम किया था। वकील बनने का भी कुछ समय उन्होंने काम किया था। तो ठीक है, इनके जीवन में 3 प्रेरक व्यक्ति हैं। किसी के भी जीवन में कोई ना कोई प्रेरणा जिससे हमें मिलती है उसे प्रेरक व्यक्ति कहते हैं। तो इनके भी जीवन में 3 प्रेरक व्यक्ति थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। आपके स्क्रीन पे ये रहे बुद्ध, कबीर और ये ज्योतिबा फुले। इन तीनों से इन्हें अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा मिलती थी आगे बढ़ने की। जैसे हम अंधेरे में चले और आपके पास टॉर्च ना हो तो कहीं ना कहीं जाके आप गिर जाओगे, लेकिन आपको रास्ता दिखाने वाला, प्रेरित करने वाला टॉर्च हो तो हाँ, आप कहीं भी जा सकते हैं आराम से। तो उसी प्रकार यह इन्हें अपने जीवन में बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले से काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा मिलता था। ठीक है, तो हाँ, आपके एग्जाम में यह प्रश्न 2 नंबर में पूछे जाते हैं कि भीमराव अंबेडकर के प्रेरक व्यक्तियों के नाम लिखे। तो लिख देंगे भीमराव अंबेडकर के 3 प्रेरक व्यक्ति थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ठीक है, इनका निधन या इनके अकस्मात निधन दिल्ली में 1956 ईस्वी में हो गया। 1956 ईस्वी में इनका निधन हो गया। भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में बहुत सारी रचनाएं की हैं। उनमें से कुछ प्रमुख है जो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। पहला, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। यह एक भाषण है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इनका, जो लाहौर में देने के लिए लिखा गया था। तो हाँ, यह पाठ वहीं से लिया गया है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। उनका दूसरा जो प्रमुख रचनाएं हैं, द अनटचेबल, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म। और भी बहुत सारे रचनाएं इन्होंने अपने जीवन में की है। लेखक के बारे में कुछ और ऑब्जेक्टिव को हम लोग अभी देखेंगे, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेखक परिचय में थोड़े बातों को और जानना बाकी रह गया था जो हम लोग अभी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। बाबा साहब ने अपने जीवन में जितने भी रचनाएं किए, भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय के नाम से पूरे 21 खंडों में उसे सबको प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो पूछता है आपके एग्जाम में कि बाबा साहब के संपूर्ण वाङ्मय को कितने खंडों में प्रकाशित किया गया, तो लिख देंगे 21 खंडों में।
आप यहाँ पढ़ने के बाद इस चैप्टर से सभी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सकते हैं। इतने छोटे मत जान। इसके पहले हम लोग ने 3 साल हमें पढ़ाते हुए हो गया। पहले साल में 92, दूसरे साल में भी हाईएस्ट स्कोर 92 और इस बार 2022 के एग्ज़ाम में हाईएस्ट स्कोर हिंदी में 88 रहा था। तो हाँ, इस बार भी आप लोगों का अच्छा रिजल्ट रहा है। तो आपका क्लास में तो पढ़ाई हो गया है, लेकिन अब जरूरी है रिवीजन। अब आपको एग्ज़ाम तक सिर्फ हिंदी तो पढ़ाना है नहीं, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, आपदा प्रबंधन, हिंदी, संस्कृत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो एक ही को पढ़ाएंगे लोग तो और कैसे कंप्लीट होगा। तो हाँ, अब आप लोग रिवीजन यहाँ जारी रखिए। चलिए आगे के प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं। कह रहा है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यह भाषण है भीमराव अम्बेडकर का। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण भीमराव अम्बेडकर का है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखो ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो भाषण है वो लाहौर 1936 में होने वाले एक प्रोग्राम जाति पाति तुरक मंडल, एक प्रोग्राम होने वाला था लाहौर में। ये देखो, ये लाहौर में 1936 ईस्वी में जाति पाति तुरक मंडल मतलब जाति को तोड़ने का एक प्रोग्राम रखा गया था। उस प्रोग्राम में भीमराव अम्बेडकर को बुलाया गया था और भीमराव अम्बेडकर इस भाषण को देने वाले थे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। लेकिन कुछ कारण से वहाँ पे प्रोग्राम नहीं हो सका, तो ये भाषण लिखा रह गया। तो भीमराव अम्बेडकर ने इसे एक स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दे दिया, जिसे हम लोग भी आसानी से पढ़ सकते हैं। तो यह भाषण जो था इंग्लिश में था, लेकिन इसे हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो कोई ना कोई होगा जो इसे हिंदी में लिखा होगा। तो हाँ, वह थे ललई सिंह यादव। ठीक, पूछता है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के हिंदी रूपांतरण किसने किया था, तो ललई सिंह यादव। ठीक, आगे भीमराव अम्बेडकर को अन्य और भी नामों से जाना जाता है, जैसे मानव मुक्ति के पुरोधा। आपके बिहार बोर्ड में 2018 से ऑब्जेक्टिव लागू हुआ था, ठीक, और अभी तक चल रहा है। तो हाँ, इस 2018 के बाद 2022 तक एक बार यह प्रश्न पूछा गया है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। भीमराव अम्बेडकर का अन्य नाम बाबा साहब, भीम और संविधान निर्माता है। इनमें से यह पूछा जा चुका है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहते हैं, तो भीमराव अम्बेडकर को। और हाँ, संविधान निर्माता किसे कहते हैं, तो भीमराव अम्बेडकर को। यह 2 प्रश्न पूछा जा चुका है। और हाँ, 2018 से 2022 तक 3 बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था, तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश राज्य। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, भारत का एक राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक, और देखना ये मानचित्र में बिल्कुल बीचों बीच मध्य में। ठीक, तो इसका नाम भी सही रखा गया है, भारत मध्य प्रदेश भारत का एक राज्य है। वहाँ पे इनका क्या हुआ था, जन्म। अपना क्लास जो है छपरा में हम लोगों का सारण जिला पड़ता है, उसमें चलता है। ठीक, अगर आप चाहें तो इस मतलब क्लास के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहें तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं कि छपरा में कहाँ क्लास है कहाँ नहीं। यहाँ पे लेखक परिचय समाप्त होता है। ठीक है, आप रिवीजन जारी रखें। इसके बाद हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ को अच्छे से समझेंगे। यह वीडियो देखने के बाद आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं चैप्टर के साथ, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अब हम लोग चैप्टर को देखेंगे। चैप्टर के लेखक भीमराव अम्बेडकर के बारे में जितनी भी जानकारियाँ थी वह सब हम लोगों ने देख ली। ठीक, अब हम लोग चैप्टर को देखेंगे जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम, देखिए चैप्टर के नाम में ही इस चैप्टर का पूरा सारांश छिपा हुआ है। श्रम मतलब होता है काम। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को चलाने के लिए कोई ना कोई काम करता है। ठीक, जैसे शिक्षक पढ़ाने का काम, ठीक, ठेला चलाने वाला ठेला चलाने का काम, नाई बाल काटने का काम, बढ़ई बेंच बनाने का काम, ठीक है, राजमिस्त्री घर बनाने का काम। तो हर कोई अपने जीवन यापन के लिए कोई ना कोई श्रम मेहनत करता है, उस काम को ही श्रम कहते हैं। श्रम का विभाजन, श्रम मतलब होता है काम, अविभाजन मतलब बंटवारा, मतलब काम का बंटवारा। इस पाठ में हम लोग काम के बंटवारे को देखेंगे कि कैसे काम का बंटवारा इसमें किया गया है। श्रम विभाजन इसका अर्थ हो गया। और जाति प्रथा, जाति तो जानते ही हैं लोग, जाति जैसे किसी का अपनी अपनी जाति होती है,
कोई ब्राह्मण जाति का होता है, कोई क्षत्रिय जाति का होता है, हाँ कोई सुनार जाति का होता है। तो जाति प्रथा जो जाति है उसमें और काम के बंटवारे में हम लोग समानता को पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे हम लोगों का काम जो है जाति के आधार पे बटा हुआ है। ठीक, काम को कैसे जात के आधार पे बांट दिया गया है। जैसे कोई नाई है तो बाल काटने का काम करेगा, जैसे कोई बढ़ई है तो बेंच बनाने का काम करेगा, सुनार है तो सोने चांदी का काम करेगा, और मेरे जैसा अगर कोई बनिया है तो वह गले का हिलाने का काम करेगा। मतलब काम को हम लोग जात के आधार पे बांट दिए हैं। इसी को बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने के लिए हम लोग हर सिक्के की दो पहलू होती है, कुछ अच्छाई भी होती है और कुछ बुराइयाँ भी होती है। इसमें भी कुछ अच्छाई और कुछ बुराई भी है। तो इसको जानने के लिए दोनों पहलुओं को हम लोग देखेंगे। एक तरफ हम लोग लिखे हैं जातिवाद को मानने वाले, मतलब वैसे लोग जो जाति को मानते हैं, और दूसरी तरफ वैसे लोग जातिवाद को नहीं मानने वाले, जो जातिवाद को क्या करते हैं, नहीं मानते। दोनों को देखेंगे। तो यह पाठ के शुरू में बताया गया है कि यह विडंबना की बात है, यह आश्चर्य की बात है कि आज के मॉडर्न ज़माने में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। मतलब जातिवाद को मानने वाले लोगों की कमी नहीं है। ठीक, तो जातिवाद के पोषक की कमी आज के समाज में भी नहीं है। जैसे जातिवाद के पोषक कुछ आधारों पर इसका तर्क भी देते हैं कि जातिवाद के आधारों पर काम को बांटना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मान लो ये चच्चा हो गया, चच्चा से पूछते चच्चा जातिवाद काहे जरूरी है। चच्चा कहते हैं कि कार्य की कुशलता के लिए, कार्य कुशलता पूर्वक हो, कार्य की कुशलता के लिए कामों को जाति के आधार पर बांटना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लो कोई आपको बेंच बनवाना है और यह फिक्स ही ना हो कि बेंच कौन बनाएगा, तो हम लोग किस किस के पास जाएंगे। ठीक, तो हाँ इसके लिए एक पार्टिकुलर जाति है जिसे बढ़ई कहा जाता है। ठीक, तो हाँ बढ़ई लोग अपना बेंच बनाने का काम करते हैं। ठीक, जो छोटे वाले कास्ट के हैं नाली साफ करने का काम करते हैं या फिर और भी बहुत सारे काम करते हैं, ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा चैप्टर कह रहा है। हाँ, मतलब कार्य की कुशलता के लिए सभी को अलग अलग कास्टों में बांटा गया। जैसे हम लोग, अब मान लो हमारा काम है बनिया, दुकान पर रह के आलू प्याज बेच दो, लेकिन हमारा मन उसमें लगता है नहीं। एक्चुअली मेरा भी दुकान है लेकिन मेरा दुकान में मन लगता ही नहीं। चचा जी लोग बहुत बोलते हैं हाँ कि तू क्या करेगा। ठीक, तो हाँ सही बात है। अब मान लो हमें कोई ज़बरदस्ती जात के आधार पे काम में लगा दिया जाए और हमें वहाँ कुशलता ही नहीं प्राप्त हो, कुशलतापूर्वक अपने काम को ना करें, तब तो हमें घाटा हो जाएगा। अगर वैसा होता तो हम आज अपने गाँव में आलू प्याज बेचते, यहाँ आप लोगों को नहीं पढ़ा पाते। ठीक है, तो काम को जाति के आधार पर बांटना एक तरीके से ठीक है, लेकिन अब यह ज़बरदस्ती ही हो कि आप इस जाति के हैं तो सिर्फ यही काम करेंगे, ये घातक सिद्ध हो जाता है। और भारत की जाति व्यवस्था ऐसी है कि यह एक जात को दूसरे जात से ऊंच नीच भी करार देती है, जो विश्व के किसी भी देश में ऐसा नहीं होता है। सिर्फ भारत में ही ऐसा होता है कि जाति के आधार पर भी मतलब लोगों को ऊंच नीच करार देता है, जो विश्व के किसी भी क्षेत्र में नहीं होता है। भारत में ऊंच नीच जाति के आधार पे बना दिया जाता है। जैसे ब्राह्मण है तो वह आएंगे तो पूजा पाठ कराएंगे, उन्हें अच्छे से अलग सबसे पहले खाना दिया जाएगा। घर में शादी ब्याह हो, कथा पूजा हो तो सबसे पहले वो खाएंगे। और जो मतलब छोटे कास्ट के होते हैं तो वो आते हैं तो उनको नीचे बैठा के खिलाया जाता है। ऐसे में काफ़ी अजीब लगता है कि हाँ वो ब्राह्मण है तो हाँ ऊपर बैठेंगे एकदम अच्छे से, उनको सब कोई पूरे घर के लोग लग जाते हैं खिलाने के लिए। हाँ कि हाँ पंडित जी हैं, पंडित जी हैं, तो हाँ और लोग जो आते हैं बाहर बैठा दो, नीचे बैठा दो, उनको खिला दो। तो ऐसा विश्व के किसी भी धर्म या क्षेत्र में नहीं होता है कि एक जाति को दूसरे जाति से ऊंच और नीच करार दे दे। जैसे ब्राह्मण है तो ऊपर बैठेंगे और चमार या दुसाद मतलब छोटे कास्ट के लोगों को नीचे बैठाया जाएगा। ऐसा विश्व के किसी भी कोने में नहीं होता है, जो बहुत घातक सिद्ध हो रहा है भारत के लिए। समझ में आया? तो हाँ ये आजकल बहुत कम देखने को मिल रहा है। अब जातिवाद मतलब उतना नहीं रह गया, फिर भी गांव में अभी भी है कि ब्राह्मण जी आए, पंडित जी आए तो घर के स्पेशल रूम में बैठ सकते हैं, लेकिन वही बाहर के कोई छोटे छोटे कास्ट के लोग आ जाए तो उनको हम लोग घर में भी नहीं घुसने देते। ऐसा होता है। तो भारत में आपका पेशा का निर्धारण, काम का निर्धारण माँ के गर्भ में ही हो जाता है कि हाँ बच्चा इस जाति में जन्म लेने वाला है
तो वह यही काम करेगा। जैसे मान लो कोई सुनार जाति में जन्म लेने वाला है तो जीवन भर सोने चांदी का काम ही करेगा। लोहार जाति में है तो लोहे का काम करेगा, ठीक है। चमार जाति में है तो चमड़े का काम करेगा। बनिया जात का है तो वह आलू प्याज बाजार में बेचेगा। तो ऐसे पेशे का निर्धारण उसे माँ के गर्भ में ही कर दिया जाता है। अभी बच्चा जन्म भी नहीं लिया लेकिन उसके पेशे का निर्धारण जीवन भर के लिए कर दिया गया कि वह जीवन भर यही काम करेगा। तो पेशा निर्धारण माँ के गर्भ में भी माँ के गर्भ में ही हो जाता है। पैतृत्व पेशा, पैतृत्व पेशा मतलब पिता जो पेशा करते हैं, मतलब जो आपके कास्ट में चलते आ रहा है वह पेशा, उसी को पैतृत्व पेशा कहते हैं। पिता के पेशा को पैतृत्व पेशा कहते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति लोहार जाति में जन्म लिया, ठीक। अब आजकल तो सभी लोहे के काम बड़े बड़े उद्योग फैक्ट्रियों में होकर ही आते हैं। अब मान लो कोई लोहार जाति में जन्म लिया तो क्या वह जीवन भर सिर्फ लोहे का ही काम करेगा? तो ऐसे में तो वह भूखे मर जाएगा, क्योंकि सारा अब काम लोहे वाला तो उद्योग से हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं जो हर चीज़ों को फटाफट बना के हमको दे देती है। तो इस प्रकार अगर वह अपने जाति में रह के लोहार जाति के होकर कोई और काम जीवन में नहीं करे तो इस प्रकार तो उन्हें अपने जीवन में भूखे मरने के अलावा और कोई चारा बचता नहीं है। तो इसे पैतृत्व पेशा कहते हैं। और भारत में जो जाति प्रथा है वह बेरोजगारी का एक सबसे बड़ा और मुख्य कारण बना हुआ है। यह आपके 2018 से जब से बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव लागू हुआ है तब से यह बहुत बार पूछा जा चुका है कि भारत में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो जाति प्रथा। आप ऑप्शन मारिएगा जाति प्रथा। अब मान लो जैसे कोई सोनार जाति का है लेकिन वह सोने चांदी का काम ना करके कोई और काम करना चाहता है। मान लो जूते चप्पल पॉलिश करने में उसकी रुचि है लेकिन उसकी जाति यह पेशा चुनने का यह काम करने का उसे मतलब अनुमति नहीं देती है। तो इस प्रकार उसे भूखे मरने के अलावा उसके पास और कोई का चारा है नहीं है। अब मान लो उसके सोना चांदी की दुकान में मन ना लगता तो क्या करेगा बेचारा? तो हाँ, इस प्रकार गांव में तो बहुत ज़्यादा अगर कोई सोने चांदी का सुनार है चप्पल जूता दुकान खोल दे, मतलब दुकान तो ठीक है, चप्पल साफ करने का चप्पल सिलने का काम खोल दे तो पूरे दुकान में पूरे गांव में हल्ला हो जाता है कि हाँ ये फलानवा जो है ये काम कर रहे हैं, ठीक। तो वैसे ही ठीक जैसे हम बनिया जाति के हो गए तो हाँ, मान लो हम क्यों जूता पॉलिश करने में या बाल काटने में, समझो बाल काटने में मेरी रुचि है, अच्छे से बाल डिजाइनर, आजकल बालों की मतलब कटिंग बहुत महंगी हो चुकी है। हाँ, तो मान लो बाल काटने में मेरी रुचि है तो क्या हमारी जो जाति है हमें बाल काटने का काम करने का अनुमति देती है? नहीं। और मान लो शहर में जाके करते तो ठीक है, गाँव वाला को ना पता चलेगा, लेकिन गौवा में जाके करेंगे तो गांव में पूरा हल्ला हो जाएगा कि क्या फलानवा के लड़का क्या कर तो बाल काटने का काम कर रहे। तो इस प्रकार जो है जाति प्रथा जिसके आधार पे कामों को बांटा गया है भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, काम में अरुचि। अब मान लो मेरा काम में रुचि नहीं है, जैसे मेरी जाति मुझे यह काम मतलब आलू प्याज दुकान खोलने का अनुमति देती है लेकिन मुझे उसमें रुचि ही नहीं है और जीवन भर के लिए मुझे उसी पेशा में बांध के रख दिया जाए तो मैं बिना रुचि का करूँगा तो शायद जाहिर सी बात है घटी उटी लगा देंगे, कहानी खत्म हो जाएगा दुकान का। हाँ, लेकिन वही मेरे पढ़ाने में मन लगता है, पढ़ने में मन लगता है, ठीक। तो हाँ, इस काम को करने में मेरी रुचि है तो यहाँ हम अपने कामों को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो भारत में चाहिए कि जो व्यक्ति को इतना शिक्षित या फिर इतना प्रशिक्षण दे देकर उसे इतना टैलेंटेड बना दिया जाए कि वह अपने कामों का निर्धारण खुद कर सके, ना कि जाति के आधार पर कि हाँ आप सुनार जाति के हो तो सोने का काम करो, आप मतलब नाई जाति के हो तो बाल काटने का काम करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ऊपर हम लोग जाते हैं तो बेरोजगारी को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, ठीक है। आगे और नेक्स्ट पॉइंट, आदर्श समाज। मतलब भीमराव अंबेडकर जाति प्रथा के बारे में इतना बोल दिए तो इनके अनुसार होना चाहिए ना कि आखिर आपके अनुसार सभ्य समाज, आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो ये कहते हैं कि सभ्य समाज भ्रातृत्व पे आधारित होना चाहिए। भ्रातृत्व मतलब भ्रातृत्व भाईचारे पर आधारित होना चाहिए, मतलब सबको मिलजुल कर भाई बहन की तरह रहना चाहिए और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। जो चाहे जिस काम को करना, जिस पेशे को करना चाहे वो कर सकता है, तो सही है।
और भर्तित्व भी कैसा होना चाहिए, तो दूध और पानी के मिश्रण के समान। जिस प्रकार हम लोग दूध में पानी मिला देते ना पता चलता है दूध कौन है और पानी कौन है, उस प्रकार भर्तित्व होना चाहिए। तो हाँ, इनके अनुसार जो जाति भारत में आदर्श समाज है वह दूध और पानी के मिश्रण के समान होना चाहिए। सच्चे लोकतंत्र का यही मतलब है कि हाँ, वहाँ पे किसी भी व्यक्ति को अपने पेशे चुनने का मतलब स्वतंत्रता दी जाए। तो इस प्रकार भारत में बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उसको अगले क्लास में देख लेंगे। और उसके बाद सब्जेक्टिव, मेरा विश्वास है कि आप तीनों क्लासों को देखने के बाद इस पार्ट से पूछे जाने वाले कोई भी प्रश्नों को नहीं छोड़ पाएंगे। ठीक, अपना हर क्लास का वीडियो हर रोज़ अब 8 बजे सुबह में आ जाएगा। हर क्लास का वीडियो, मतलब हिंदी हो गया, मैथ। हाँ, आप लोग बताइए कमेंट करके कि आप लोग मैथ कौन सा पढ़ते हैं, भारती भवन, NCERT या फिर कौन सा मैथ पढ़ते हैं। ठीक है, उसको लाया जाए। फिलहाल हम लोग मैथ देख रहे हैं जिसमें क्षेत्रमिति का पहला वृत्त से संबंधित जितने भी क्षेत्रफल हैं वो सब कंप्लीट हो गया है भारती भवन का। और हाँ, इसके बाद हम लोग उसी का नेक्स्ट चैप्टर आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल को देखने वाले हैं कल से। ठीक है, इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव का क्लास आएगा, वहाँ से आप ऑब्जेक्टिव लिख लेंगे और उसके बाद सब्जेक्टिव लिख लेंगे। देखो, पहले होता था क्या कि गांव भर में किसी एक का फर्स्ट आता था तो हल्ला होता था फलनिया फर्स्ट आएगा, लेकिन अब सब का सब फर्स्ट आ जाता है। अब उसको वैल्यू मिलने लग रहा है जो 400 से अधिक नंबर लेकर आ रहा है। तो हाँ, हमारी यही कोशिश है कि आप सभी का 400 से ज़्यादा नंबर है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।